हेलो एवरीवन, यहाँ पर मैं क्लास 8 का चैप्टर 7 ले रही हूँ जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन की, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है टू प्रिजर्व, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स को एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो वी सॉ इन क्लास 7, हमने क्लास 7 में देखा था कि पहली एंड भुजो जो थे उन्होंने फॉरेस्ट को जो है वो विजिट किया था। किसके साथ? प्रोफेसर अहमद एंड टीबू के साथ। और वो बहुत ही ज्यादा जो है वो ईगर थे, बहुत ज्यादा वो उत्सुक थे इस चीज को, इस एक्सपीरियंस को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करने के लिए। उनके जो क्लासमेट थे वो जो है वो दूसरे जगह पे विजिट कर रहे थे जिसका नाम था भरतपुर सेंचुरी। तो ये भरतपुर कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। और कुछ ने सुन रखा था किसके बारे में? काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। उसके बाद कुछ ने सुना था लॉकचौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। किसी ने सुना है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और टाइगर रिजर्व के बारे में। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या पर्पस है जो कि हम नेशनल पार्क बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रहे हैं और बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हैं? इसका मतलब क्या है? क्यों हम इन सब चीजों को बनाते हैं? तो ये हम देखेंगे चैप्टर के मतलब नेक्स्ट पार्ट में। पहले हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को खत्म करके उस लैंड को हम साफ करके और वो लैंड को हम यूज कर रहे हैं कुछ दूसरे पर्पजेस के लिए। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में से हमने ट्रीज को कट कर दिया। ठीक है, अब उन ट्रीज को हम किस लिए यूज करने लग रहे हैं? उससे हम फर्नीचर बनाने लग रहे हैं। और वो जो वुड में हमें मिली, जो ट्रीज हमने काटे उससे जो हमें वुड मिली, उसको हम यूज करने लगे। एक तो फर्नीचर के लिए, दूसरा फ्यूल के लिए। ठीक है, वहां की जो लैंड हमें मिली, जो हमने लैंड साफ करी, उसको यूज करने लगे। वहां पे हमने जो है वो बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी, फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दी, या फिर हमने उसको कैसे यूज करना शुरू कर दिया? उसमें हम जो है वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो हम हमारे फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं और फॉरेस्ट की जो लैंड है वो दूसरे पर्पजेस के लिए यूज करते जा रहे हैं, जैसे कि कल्टीवेशन हो गया, हाउस बिल्डिंग हो गया। तो डिफॉरेस्टेशन क्या हुआ? हमने जो है वो लैंड को, जो हमारे फॉरेस्ट है, उस लैंड को साफ करके हम वो फॉरेस्ट खत्म करते जा रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन डी, फॉरेस्ट को खत्म कर दिया, डिफॉरेस्टेशन। तो अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो, प्लांट्स है और एनिमल्स जो है वो अर्थ पे जो है वो प्रेजेंट है। बहुत सारी वैरायटी है, मतलब उसको हम इतना काउंट ही नहीं कर सकते, इतने वैरायटी में प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो अर्थ पे प्रेजेंट है। और ये मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए इनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या है वो बैलेंस बना के रखते हैं हमारे इकोसिस्टम में। लेकिन जब हम फॉरेस्ट खत्म करते जा रहे हैं तो इनके जो सर्वाइवल है, मतलब ये जो प्लांट हमने खत्म कर दिए, तो जो वहाँ एनिमल्स रहने वाले हैं जंगल में वो कहाँ रहेंगे? तो उनके सर्वाइवल के लिए भी डिफिकल्टी हो गई। जब फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, एनिमल्स खत्म हो रहे हैं, तो मैनकाइंड के, ह्यूमन बीइंग के लिए भी ये जो है वो, उनके सर्वाइवल के लिए भी जो है वो आगे डिफिकल्टी हो सकती है। अब क्या डिफॉरेस्टेशन सिर्फ ह्यूमन बीइंग की वजह से ही हो रहा है? क्या ह्यूमन बीइंग ही सिर्फ डिफॉरेस्टेशन का कारण है? नहीं, डिफॉरेस्टेशन जो है वो नेचुरल कॉजेस भी करते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट में फायर लग गई, उसकी वजह से जो है वो फायर जो जब लगी तो फॉरेस्ट जो है वो खत्म होने लगे, जल गए। वहां पे जो भी एनिमल्स थे वो जल के मरने लगे, तो उससे क्या हुआ? फॉरेस्ट हमारा खत्म होने लगा। फिर दूसरा कॉज क्या है? वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ने की वजह से भी जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, क्योंकि जब सूखा पड़ा तो पेड़ सारे खत्म होने लगे सूखे की वजह से, और जो वहां पे एनिमल्स थे वो जो है वो मरने लग जाते हैं। तो ये कुछ नेचुरल कॉजेस हैं डिफॉरेस्टेशन की। अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है वो अर्थ पे जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जो पॉल्यूशन का लेवल है वो भी बढ़ने लगता है। इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ये इसकी वजह से क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, जो CO2 का लेवल है एटमॉस्फेयर में, वो बढ़ने लगता है। ग्राउंड वाटर जो है वो कम होने लगता है और ये क्या करता है? ये डिस्टर्ब कर देता है बैलेंस, जो भी एनिमल और प्लांट का, वाटर का जो भी बैलेंस है, इस पूरे को जो है वो डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब कर देता है। अब यहाँ पे प्रोफेसर अहमद कह रहे हैं कि अगर हम जो है ट्रीज को कंटिन्यूअसली कट करते रहेंगे, जब हम ट्रीज को काट के खत्म कर देंगे, तो जो सॉइल है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगेगी। सॉइल जो उसका उपजाऊ नेचर है, जो मतलब प्लांट्स के लिए उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगेगी और रेनफॉल भी जो है वो कम होने लगेगी। इसके साथ साथ जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, जैसे कि फ्लड हो गया और ड्राउट हो गया, जैसे कि सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई, उसके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जो अर्थ के ऊपर जो प्लांट्स प्रेजेंट हैं, जो ट्रीज प्रेजेंट हैं, उनको जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की। उनको जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए उनको जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की। जब हम ट्रीज को काटने लगे, जब हमने फॉरेस्ट खत्म कर दिया, तो जो हमारे ट्रीज है वो कम होने लगे। ट्रीज कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? कोई है ही नहीं लेने वाला कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या है? जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर या हम बोले एटमॉस्फेयर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगी तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है।
कैसे? सन जो है वो हमारी अर्थ पे हीट रेस डालती है, ठीक है, सन से जो है वो हीट रेस आती है। अब अर्थ जो है वो उन रेस को जो है वो वापस भेजता है, रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे जब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उन हीट रेस को जो है वो ट्रैप कर लेती है। मतलब जो अर्थ ने जो हीट रेस को रिफ्लेक्ट किया तो वो वापस नहीं जाएगी, उसको वो कहां पर रहेगी, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड ने उन हीट रेस को जो है वो पकड़ लिया। तो उसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म होने लगता है। और क्या होता है, ये इंक्रीज कर दिया, इसने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया अर्थ पे, और डिस्टर्ब करता है जो वाटर साइकिल है, और वाटर साइकिल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके साथ साथ क्या होगा, रेनफॉल जो है, बारिश जो है वो कम होने लगेगी, जिसकी वजह से जो है वो सूखा पड़ने लगता है। डिफॉरेस्टेशन जो है एक बहुत बड़ा कॉज है, जिसकी वजह से जो सॉइल है, सॉइल की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो सॉइल की अफेक्ट होती है, किससे, प्लांटेशन वहाँ पे कौन सा हो रहा है, वहाँ पे कैसा वेजिटेशन है, उसकी वजह से जो प्लांट की प्रॉपर्टीज, सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। और क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। जैसे कि जो CO2 जैसे बढ़ जाती है, जब ट्रीज नहीं है तो CO2 बढ़ती, उसी तरीके से जब कम ट्रीज होंगे तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होगी। क्यों? क्योंकि जो रूट्स हैं, ट्रीज की जो रूट्स है वो सॉइल को जो है वो बांध के रखती है, लेकिन जब ट्रीज कम होंगी तो सॉइल को बांध के कौन रखेगा? जब सॉइल को कोई बांध के रखने वाला नहीं है तो जो सॉइल है वो ऊपर की जो है वो हटती चली जाएगी। तो अब उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन हो सकता है रेन की वजह से जो है वो सॉइल वहां से हट रही है, हवा की वजह से, आंधी आ गई उसकी वजह से सॉइल हट रही है। तो एक टाइम ऐसे आता है कि वो जो टॉप लेयर है सॉइल की वो पूरी तरीके से हट गई, और नीचे की जो हार्ड और जो रॉकी लेयर है वो एक्सपोज हुई। और जब वो लेयर जो एक्सपोज हुई वो क्या है, वो बहुत कम फर्टाइल होती है, और उसमें ह्यूमस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल बनती है वो बहुत कम उसमें ह्यूमस होता है। तो ये बहुत ही लेस फर्टाइल सॉइल जो है वो एक्सपोज हो गई। अब इससे क्या हुआ, इससे जो हमारा फर्टाइल लैंड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हुआ, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी ना वो कम हो गई। ठीक है, और उससे क्या हुआ, उससे जो वाटर मूवमेंट होता है, मतलब जो पानी हमारे ऊपर है वो सॉइल से ग्राउंड तक नहीं जा पाता है, कम जाता है। ठीक है, तो उससे हमारी वाटर भी कम होने लगा। इसकी वजह से क्या आता है, इसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है सॉइल की, जैसे कि न्यूट्रिएंट कंटेंट है, टेक्सचर है, वो भी जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है वो चेंज हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे हम कंजर्व करें, कैसे हम उन्हें प्रोटेक्ट करें। ठीक, अब यहाँ पे प्रोफेसर अहमद जो है वो पहली एंड भुजो और दूसरे क्लासमेट जो है उनको एक जगह लेके जाते हैं जिसका नाम है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे अब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं वो बहुत ही सिमिलर होते हैं उन प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो कि हमें हिमालयन पीक्स पे मिलते हैं या फिर जो लोअर वेस्टर्न घाट पे मिलते हैं, उसकी सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। प्रोफेसर अहमद जो है, जो कि फॉरेस्ट एम्प्लॉय माधव जी है, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बच्चों को ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसके अंदर गाइड करें। तो बायोस्फीयर पहले तो होता क्या है? बायोस्फीयर वो पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं या जहाँ पे लाइफ जो है वो सपोर्ट करती है। ठीक है, तो वो एरिया जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है और जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। वहीं जब हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं या बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन है, उनका रिलेशन एनवायरमेंट के साथ क्या है, ये सब चीजें हम किस में देखते हैं, ये हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो बायोस्फीयर क्या हो गया? अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी जो भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, उनका आपस में क्या रिलेशन है या फिर उनका एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, वो सारा हमारा किसमें आ जाता है, वो बायोडाइवर्सिटी में आ जाता है। तो यहाँ पर माधव जी जो है वो बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पर्सनल एफर्ट्स के अलावा या सोसाइटी के एफर्ट्स के अलावा जो गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज हैं वो भी फॉरेस्ट की जो है वो देखभाल करती है, वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनकी देखभाल करती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, कुछ पॉलिसीज और कुछ मेथड बना रखे हैं जो कि इन एनिमल्स को, इन फॉरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करती है और उनको कंजर्व करती है। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कुछ ऐसे एरिया है, ये कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे हम जो है वो प्लांट्स का, एनिमल्स जो है वो उनको इस एरिया में कंजर्व करके रखते हैं। ये एरिया ऐसे है जहाँ पे हम जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Now to protect our flora and fauna and their habitats, हमारे फ्लोरा, फोना और उनके हैबिटेट जहाँ पर वो हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंचुरीज बोलते हैं, नेशनल पार्क हैं और बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसमें जो हमारा एनिमल्स होते हैं, इसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो सारे जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं, उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है, उनको कोई भी हार्म नहीं कर सकता है।
प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फैलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग इस एरिया में प्रोहिबिटेड होती है। मतलब यहाँ पे हम कुछ अलग से प्लांटेशन नहीं कर सकते, यहाँ पे हम कुछ भी अलग से जो है वो कल्टीवेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे गाय भैंस को जो है चलाने के लिए नहीं ला सकते उनको कि वो यहाँ पर आके खाएं, यहाँ पे ट्रीज जो है वो गिरना नहीं चाहिए, यहाँ पे हंटिंग नहीं होना चाहिए और यहाँ पे जो है वो जानवरों को मारना नहीं चाहिए। सारी चीजें जो यहाँ पे प्रोहिबिटेड होती हैं। सेंचुरीज होती हैं, सेंचुरी वो एरिया होते हैं जहाँ पे एनिमल जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं, उन एनिमल को बचा के रखा जाता है किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस से। तो यहाँ पर एनिमल्स और उनका जो हैबिटेट है जहाँ पे वो रहते हैं उन सब को किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस से जो है वो बचा के रखा जाता है। नेशनल पार्क वो एरिया होते हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को जो है वो हम खुला छोड़ देते हैं और यहाँ पे ये अपने हैबिटेट को जो है वो फ्रीली यूज कर सकते हैं, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर ये फ्रीली यूज कर सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है किसके लिए कंजर्व किया जाता है, वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को एंड एनिमल रिसोर्सेज को, और जो भी ट्राइबल्स होते हैं वो भी इस एरिया में जो है वो रहते हैं, उन सब की लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट होती है। What is बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया होते हैं जहां पे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब को यहाँ पे कंजर्व करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, उसमें आ जाते हैं हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, जितना भी एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस एरिया में जो भी प्रेजेंट है वो सारा हमारा बायोडाइवर्सिटी में आ जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या करते हैं, हम मेंटेन करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को और उसके कल्चर, जो उस एरिया का कल्चर है उसको और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज भी होते हैं, जैसे कि जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है सतपुरा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं जिसका नाम है बोरी एंड पचमढ़ी। ये सब कहाँ है, ये पचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में है, और एक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि पचमढ़ी है उसमें एक नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, बोरी एंड पचमढ़ी। Now flora and fauna, as the children walk around the biosphere reserve, जैसे ही बच्चे बायोस्फीयर रिजर्व में आगे बढ़ते रहते हैं वो मतलब वहाँ के जो ग्रीन वेल्थ है, वहाँ का जो फ्लोरा है, वहाँ के जो एनिमल्स हैं और जो वहाँ के प्लांट्स हैं उनको देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दे आर हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। वो वहाँ पे जो लंबे लंबे टीक ट्रीज हैं और जो एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के अंदर उसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं। Suddenly, पहली finds a rabbit and want to catch it. पहली को जो है वो एक रैबिट दिखता है, वो उसको जो है वो पकड़ना चाहती है तो वो उसके पीछे भागने लगती है। प्रोफेसर अहमद जो है वो उसको रोकते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो कंफर्टेबल है और हैप्पी है, कहाँ पे, अपने हैबिटेट में, जहाँ पे वो रह रहे हैं, जो उनका घर है, एनिमल्स वहाँ पे जो है वो कंफर्टेबल और खुश हैं, तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसी के साथ माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही होते हैं, उसी को ही वो बिलोंग करते हैं, वहीं पर ही उगते हैं, ठीक है, वहीं पर ही रहते हैं। तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, वो प्लांट वो एनिमल जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं उनको हम कहते हैं फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया, उस एरिया का फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा जो कि मतलब हो गया प्लांट एंड फौना जो कि मतलब हो गया एनिमल्स, जैसे कि साल, पीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये सारे ही फ्लोरा हैं। और चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये एग्जाम्पल है फौना के। किस कौन से एरिया के, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के जो एरिया है, जो रिजर्व है उसका ये फ्लोरा एंड फौना है। अब जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं वाइल्ड डॉग दिया हुआ है, चीतल दिया हुआ है, वुल्फ दिया है, लेपर्ड है, ओके, और ये क्या है, फर्न है, जामुन है। ये कहाँ के, ये हमारे जो है वो जो पचमढ़ी हमने बायोस्फीयर रिजर्व देखा उसका ये फ्लोरा एंड फौना है। एंडेमिक स्पीशीज, तो एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं किसी प्लांट या एनिमल के जो कि हमें कहाँ मिलते हैं, पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसी पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलेंगे, ठीक है, और ये हमें नेचुरली किसी और जगह नहीं मिलेंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइप का एनिमल हो या प्लांट हो वो एंडेमिक हो सकता है किसी जोन का, किसी स्टेट का या कंट्री का। जैसे कि यहाँ पर दिखाया है साल ट्री हो गया या फिर वाइल्ड मैंगो है, ये दोनों एग्जाम्पल हैं जो कि एंडेमिक फ्लोरा है कहाँ का, पचमढ़ी का। ये हमें कहीं और नहीं मिलेगा, ये हमें पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही मिल रहा है। वैसे ही हम अगर देखें तो बाइसन जो कि इंडियन जायंट स्क्वेरल है और फ्लाइंग स्क्वेरल है, ये एंडेमिक फौना है इस एरिया का, ये हमें कहीं और नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर दें, इनके हैबिटेट को खत्म कर दें, या फिर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी या फिर नई स्पीशीज जो है वो आते हैं, तो इन सबकी वजह से क्या है, इन सबकी वजह से इनके जो हैबिटेट है, ठीक है, वो अफेक्ट करता है और उसकी वजह से इनका एग्जिस्टेंस जो है वो डेंजर में आ जाता है, कि इनका एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म भी हो सकता है, कि इस तरह के जो एनिमल्स हैं या जो ट्रीज हैं वो खत्म भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है जायंट स्क्वेरल है,
अगर इसकी स्पीशीज खत्म हो गई तो फिर ये हमें कहीं और नहीं मिलेगी। साल है, अगर ये खत्म हो गया है, जैसे ये वाइल्ड मैंगो दिखाया हुआ है, अगर ये खत्म हो जाते हैं तो फिर ये हमें कहीं और नहीं मिलेंगे। अब स्पीशीज का मतलब क्या होता है? स्पीशीज जो है वो पॉपुलेशन का ग्रुप है, जो पॉपुलेशन है उसके ग्रुप को हम स्पीशीज कहते हैं। वो ग्रुप जो कि कैपेबल होता है इंटरब्रीडिंग में, वो अपने आपस में जो है उनकी ब्रीडिंग हो सकती है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ अ स्पीशीज जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीशीज। का मतलब क्या हुआ कि जो मेंबर है एक स्पीशीज के, वो अपनी ही स्पीशीज के साथ जो है वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, वो किसी और स्पीशीज के साथ जो है वो मेंबर्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो मेंबर ऑफ अ स्पीशीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जो एक स्पीशीज के मेंबर होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन होती हैं। तो एक स्पीशीज के जो मेंबर है वो उसी स्पीशीज के मेंबर के साथ क्रॉस करेंगे और जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे ऑफस्प्रिंग को। सेंचुरी वो एरिया होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन और सुइटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स, जहाँ पे वो जो वाइल्ड एनिमल्स जो हैं अपने हैबिटेट में जो है वो फ्रीली रह सकते हैं, उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहाँ पे किलिंग है या फिर जो कैप्चरिंग है एनिमल की वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होती है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो एरिया होते हैं, या हम बोले बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया कौन से होते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, जहाँ पे किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस है, किलिंग है या फिर कैप्चरिंग एनिमल्स की जो है वो प्रोहिबिटेड होती है। जैसे कि कुछ थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, ब्लैक बक हो गया, व्हाइट आइड बक हो गया, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसेरोस, ये सब प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व है हमारे कहाँ पे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। इंडियन सेंचुरीज जो है उनका यूनिक लैंडस्केप है, ब्रॉड लेवल के फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है और बुश लैंड है। कहाँ? जो हमारे रिवर्स के डेल्टा होते हैं वहां पे। सो इट इज अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ। अगर हम देखें तो हमने फॉरेस्ट को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है, लेकिन इतना प्रोटेक्ट करने के बावजूद जो है हमारे फॉरेस्ट जो है वो सेफ नहीं है, क्योंकि जो लोग वहाँ के फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो उस फॉरेस्ट को धीरे धीरे वहाँ के ट्रीज जो है वो कट कर रहे हैं, उनपे कब्जा करने लग रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब चिल्ड्रन रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू। हम यहाँ देखें तो जू जो है और जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो जो जू होते हैं वो एरिया होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है पब्लिक एग्जीबिशन के लिए, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं वहां पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में। यहाँ पे लोगों की एंट्री जो है वो अलाउ नहीं होती है। नेशनल पार्क वो एरिया होते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे घूमकर आते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हम किसी भी एनिमल को जो है वो उसको किल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड जिसपे लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क। सो अब चिल्ड्रन बहुत ईगर है वहाँ जाने के लिए। सो यहाँ पे जो है यहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना, लैंडस्केप है, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट है इस एरिया के, उनको भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रिजर्व किया हुआ है। सतपुरा नेशनल पार्क जो है ये पहला रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। दिस इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे इंडियन जो फाइनेस्ट इंडियन टीक है वो हमें मिलती है, ठीक। जो सतपुरा नेशनल पार्क है वहाँ पे हमें रॉक शेल्टर्स भी मिलते हैं, मतलब रॉक से बनाए हुए शेल्टर्स होते हैं। ये बताते हैं कि जो ह्यूमन है वो जंगल में रहता था कभी, ये हमें ये एविडेंस शो करते हैं कि पहले कभी जो है इंसान जो है वो जंगल में इस तरीके से रहता था, ठीक है। सो ये हमें आइडिया देते हैं कि मतलब जंगल में भी पहले लाइफ थी, या प्रिमिटिव पीपल जो है उनकी जो है वो लाइफ किस तरह की थी। तो रॉक शेल्टर के साथ साथ क्या मिला? जो ये शेल्टर्स थे जो रॉक से बने हुए थे वहां पे पेंटिंग्स भी मिली है, और टोटल 55 रॉक शेल्टर्स मिले हैं कहाँ पे? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, जिसपे एनिमल्स की मेन फाइटिंग की, हंटिंग, डांसिंग और प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है इस तरह की पेंटिंग्स मिली है। बहुत सारे ट्राइबल्स जो हैं वो अभी भी इस एरिया में रहते हैं, तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना रहा है इस तरह की पेंटिंग बनी हुई है, डांस करते हुए की पेंटिंग बनी हुई है, तो इस तरह की बहुत सारी की पेंटिंग्स जो है वहां पर मिली है। अब जब बच्चे आगे बढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में तो वहां पे वो देखते हैं कि सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है वो है। सो यहाँ पे माधव जी ने एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, किस लिए? क्यों उन्होंने लॉन्च किया? टाइगर्स को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो टाइगर की स्पीशीज है वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है ना। तो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया, और इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि जितनी भी टाइगर की पॉपुलेशन है कंट्री में उसको मेंटेन करने को, उनके सर्वाइवल को इंश्योर करें कि वो कहीं मर तो नहीं रहे, वो खत्म तो नहीं हो रहे हैं, और उनकी पॉपुलेशन जो है वो चेक करें कि वो मेंटेन है कि नहीं है। तो टाइगर इज वन ऑफ द मेनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम अवर फॉरेस्ट। तो टाइगर एक ऐसी स्पीशीज है जो कि मतलब
जैसे बहुत सारी दूसरी स्पीशीज खत्म होती जा रही है, वैसे ही टाइगर भी जो है धीरे धीरे जो हमारे फॉरेस्ट से खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है, ये एक सेंस में बहुत ही यूनिक है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो बढ़ रही है। पहले जो है कभी का टाइम की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि लायन हो गया, एलिफेंट्स हो गए, बफेलोज हो गए और बारहसिंगा भी हमें सतपुरा नेशनल पार्क में मिलते थे। तो वो एनिमल जिनका नंबर या फिर जिनका लेवल जो खत्म ही होने की कगार पे है, जिनका एक्सटिंक्शन होने को है, जो मतलब बिल्कुल ही डिसअपियर होने को है, उसको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज या एनिमल्स। जैसे कि हमारे डायनासोर्स थे वो खत्म हो गए, वो एक्सटिंक्ट हो गए, तो वो हमारे जो थे वो अब नहीं है। तो उसी तरीके से जो एनिमल खत्म होने की कगार पे हैं, जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, उनको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो जैसे डायनासोर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए बहुत पहले। तो सर्वाइवल जो है एनिमल्स का वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम उनके नेचुरल हैबिटेट जो है उसको अगर हम डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो एनिमल्स का जो सर्वाइवल है, उनकी जो लाइफ है वो जो है वो डेंजर में आ जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। माधव जी जो है वो पहले को बताते हैं जो स्मॉल एनिमल्स है वो बहुत ही ज्यादा डेंजर में है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं देन बिगर एनिमल्स। मतलब छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनकी लाइफ बहुत ज्यादा डेंजर में है इन कंपैरिजन टू द बिगर एनिमल्स। जैसे कि अगर हम बोले तो हम स्नेक्स को किल कर देते हैं, फ्रॉक्स को मार दिया, लेजर्ड है, बैट्स है, आउल्स है, इन सबको हम मार देते हैं विदाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम। हम ये भी नहीं सोचते कि उनका इकोसिस्टम में क्या जरूरत हो सकता है। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग अवरसेल्फ। हम उनको मार के हम खुद को ही हार्म कर रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज, लेकिन उनका रोल जो है इकोसिस्टम में वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल होता है फूड चेन में और फूड वेब में, जो कि हम पहले ही क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो है जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस एरिया में अब मतलब ये तो लिविंग है, इसके साथ साथ जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है जैसे कि क्लाइमेट हो गया, सॉइल, रिवर डेल्टास, इन सबको मिला के हमारा क्या बन जाता है? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? एक एरिया में जितना भी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जितने भी उसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है वो सब मिला के क्या बन जाता है? इकोसिस्टम। नाउ रेड डेटा बुक। अब रेड डेटा बुक होता क्या है? रेड डेटा बुक एक सोर्स बुक है। वो बुक होती है जिसमें हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिसमें हम डेटा मेंटेन करते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स का। जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स जो कि डेंजर में हैं, जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, उन सब का डेटा जो है वो हम इन बुक्स में, जो रेड डेटा बुक है उसमें मेंटेन करते हैं। जो रेड डेटा बुक होती है वो एनिमल्स के लिए अलग होती है, प्लांट के लिए अलग होती है, और जो दूसरी स्पीशीज है उनके लिए वो अलग होती है। ये नहीं कि हमने एक ही रेड डेटा बुक है उसके अंदर ही हमने सब कुछ नोट करके रख दिया। प्लांट के लिए उसका अलग होगा, एनिमल्स के लिए अलग बुक है, और जो स्पीशीज दूसरे हैं उनके लिए अलग अलग तरह की रेड डेटा बुक्स होती है। माइग्रेशन। अब जब बच्चे जो है वो फॉरेस्ट के बहुत अंदर चलते चले जाते हैं तो वो कहाँ पहुंचते हैं? वो पहुंचते हैं तावा रिजर्वायर। वहां पे पहले ने देखा कि कुछ बर्ड्स जो है वो रिवर के आसपास में दिखती हैं। तो माधव जी उन्हें बताते हैं कि ये जो है ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। ये बर्ड्स जो है वो बहुत दूर से उड़कर आई हुई है, ये वर्ल्ड के किसी और पार्ट से जो है वो उड़ के यहाँ पर आई है। वो बर्ड्स जो कि फ्लाई करती है, उड़ के आती है फ्रॉम वेरी फार एरियाज, बहुत दूर की जगह से आती है। एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर जब क्लाइमेट होता है, जब वहाँ के जो क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से आती है, उन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। ये किस लिए आती है? ये एग ले करने के लिए आती है, क्योंकि जो इनका नेचुरल हैबिटेट होता है वो समय बहुत ठंडा हो जाता है और वहाँ का जो कंडीशन है वो बहुत ही इनहॉस्पिटेबल हो जाता है। वहाँ पे ये रह नहीं पाती है, इतना ठंडा हो जाता है, तो ये वहां से उड़ के यहाँ पर आती है, जो इनके लिए जो क्लाइमेट है वो सुइटेबल होता है, और यहाँ पर आके ये एग ले करती हैं। ठीक है, तो बर्ड्स जो कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके दूसरे एरिया पर आती हैं, दूसरे लैंड पर आती हैं, उन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब प्रोफेसर अहमद जो है वो बच्चों को बताते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का एक और जो है वो कॉज है, वो है जो हम पेपर को यूज करते हैं। अब 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें 17 फुल ग्रोन ट्रीज का जो है वो जरूरत पड़ती है। तो अगर हमें 1 टन पेपर बनाना है तो 17 पूरे ग्रो ट्रीज का जो है हमें काटना पड़ता है, उससे हमें लकड़ी मिलती है और हम पेपर बनाते हैं। तो अगर हमें जो ट्रीज को बचाना है तो हमें पेपर कम यूज करना चाहिए। तो वी शुड सेव पेपर, हमें पेपर को बचाना चाहिए, पेपर को सेव करना चाहिए। और वो ये बताते हैं कि पेपर जो है हम उसको 5 to 7 टाइम्स जो है वो रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। मतलब 5 से 7 बार जो है हम उसको रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। अगर एक बच्चा एक दिन में 1 शीट भी बचाता है पेपर की, तो सोचो वो साल में कितने सारे पेपर बचा लेगा, कितने सारे ट्रीज बचा लेगा। ठीक है, तो हमें पेपर को जो है वो रीयूज करना चाहिए, उसको रिसाइकिल करना चाहिए। इससे क्या होगी? इससे हम सिर्फ पेपर ही नहीं बचा रहे, सिर्फ ट्रीज ही नहीं बचा रहे हैं, वो एनर्जी भी बचा रहे हैं, वो वाटर भी बचा रहे हैं, जो इसको
मैन्युफैक्चर करने में लग रही है, जो हम पेपर बनाने में, पेपर को मैन्युफैक्चर करने में जो एनर्जी लग रही है, जो वाटर लग रहा है, उसको भी हम बचा रहे हैं। और जितना भी हार्मफुल केमिकल यूज किया जाता है पेपर को बनाने में, वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम पेपर को यूज कम करें, अगर हम उसको रिसाइकल करके यूज करें। तो ये सारी चीजें हम जो है वो हमारे फॉरेस्ट को, हमारे ट्रीज को बचा सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जिनको हमने काट के खत्म कर दिया, अगर हम वहां पे नए प्लांट्स लगाना शुरू कर दे, वो नए प्लांट्स, वो नए ट्रीज, वो नई स्पीशीज जो वहां पे पहले से थी, अगर वही सेम स्पीशीज के प्लांट हम वहां पे फिर से लगाना शुरू कर दे, तो हम फॉरेस्ट को जो खत्म हुआ था उसको रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब वो प्लांटेड ट्रीज जो है, जो भी हम ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं, वो उसी सेम स्पीशीज का होना चाहिए जो उस फॉरेस्ट में मिलता था। और अगर हम एक ट्री काट रहे हैं तो उसकी जगह हम जितना ज्यादा हो उतना ट्रीज को हमें लगाना चाहिए। अब जो रिफॉरेस्टेशन जो है वो खाली हम लगा रहे हैं से ही नहीं होता है, कितने हम ट्रीज लगा रहे हैं यही मैटर नहीं करता है, रिफॉरेस्टेशन जो है वो नेचुरली भी होता है। अगर जो एरिया पे हमने डिफॉरेस्टेशन किया, जिसपे हमने लैंड को खत्म किया था, वहां से फॉरेस्ट को खत्म किया था, अगर हम उसको वापस डिस्टर्ब ना करें, अगर हम उस पे बिल्डिंग्स ना बनाए, फैक्ट्रीज ना बनाए, तो वो लैंड ऐसे ही पड़ा रहेगा। जब ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वहां पे दोबारा से जो है वो ट्रीज आ जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, तो वो फिर से जो है वो फॉरेस्ट बन जाएगा। तो अगर हम उस लैंड को डिस्टर्ब ना करें, उसको ऐसे ही छोड़ दें, तो वहां पे जो है वो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। जो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होता है, इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन ह्यूमन बीइंग का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी मेड अ ट्रीमेंडस डैमेज टू अवर फॉरेस्ट, हमने बहुत ही ज्यादा अपने फॉरेस्ट को जो है वो डैमेज ऑलरेडी कर रखा है। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हमें हमारी ग्रीन वेल्थ को जनरेशन बहुत लंबे टाइम तक के लिए बचा के रखना है, तो हमें जितना हो सके उतना ज्यादा ट्रीज जो है वो लगाने चाहिए। प्रोफेसर अहमद बच्चों को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में भी बताते हैं। ये एक्ट का मतलब है, इसका एम क्या है कि हम जितना हो प्रिजर्व करें, कंजर्व करें नेचुरल फॉरेस्ट को, और वहां पे जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनकी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो सके। सो जब हम लोगों की बेसिक नीड्स को जो है वो फुलफिल करते रहेंगे, उनकी जरूरत पूरी होती रहेगी, तो वो फॉरेस्ट को क्या डैमेज करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे? नहीं करेंगे। सो ये हमारा चैप्टर था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स।